बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बात करते हैं फोरेंसिक और कम्युनिटी मेडिसिन पर। इनकी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप लोग ये इसकी 3 या 4 एमसीक्यूज भी पिक कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, 5 फोरेंसिक एमसीक्यूज आती हैं और 5 कम्युनिटी मेडिसिन की। तो आप लोगों ने आज आखिरी दिन है, तो आप लोगों ने ये थोड़ा सा देख लेना। आधे घंटे की वीडियो बनेगी, तो आधे घंटे में आप लोग फोरेंसिक कम्युनिटी मेडिसिन जो हाईलाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं सारे पॉइंट बताता जाऊँगा, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से सुनना है। सबसे पहले देखिए फोरेंसिक मेडिसिन। तो फोरेंसिक मेडिसिन में आप लोगों की 2 से 3 एमसीक्यूज एंटीडोट पे बनती हैं। ठीक है, जो पॉइजनिंग होती है, टॉक्सिकोलॉजी है, वहाँ से 2 या 3 एमसीक्यूज बनती हैं। ठीक है, ये याद रखना है, एंटीडोट को आप लोगों ने अच्छे से करना है। तो इसके अलावा जो नीचे वाले और टॉपिक हैं वो मैं सारे पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले देखिए एंटीडोट, पैरासीटामोल। ठीक है, ये हम नॉर्मल रूटीन में ले रहे होते हैं। ठीक है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ये हिपेटोटॉक्सिक होती है। ठीक है, ये लीवर फेलियर करवाते हैं अगर लंबे अरसे तक हम यूज़ करवाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका एंटीडोट क्या है, एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, ये याद रखना है, पिछले एनआर में एमसीक्यूज आई हुई थी। ठीक है, पैरासीटामोल का एंटीडोट पूछा हुआ था। और इसके अलावा सैलिसिलेट्स। सैलिसिलेट्स जो कि एस्प्रिन है, ये भी एग्जाम में आता है। एस्प्रिन का पूछते हैं एंटीडोट क्या है। ठीक है, ये थर्मोक्सिन A2 इनहिबिटर है और इसके साइड इफेक्ट देखिए, ये टेनिटस करवाती है। ठीक है, और एसिडोसिस है। ठीक है, ये एसिडिक जो है पीएच को क्या करवाती है, डिक्रीज करवाती है, और ये टेनिटस करवाती है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसके साइड इफेक्ट हैं। और इसके अलावा इसका एंटीडोट देखें, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर एस्प्रिन का एंटीडोट पूछे तो आप लोगों ने बताना सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, पैरासीटामोल का अलग है, एस्प्रिन का अलग है। ठीक है, के अलावा इसका एंटीडोट देखें ओपिएट्स। पिछले एनआर में एमसीक्यूज आई हुई थी कि ओपिएट्स का एंटीडोट क्या है, नैलोक्सोन। ठीक है, ये याद रखना है, नैलोक्सोन इज एंटीडोट फॉर ओपिएट्स। ठीक है, ओपिएट्स का याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, जो पिछला एनआर था उसमें पैरासीटामोल ओपिएट्स पे था। और इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट में देखें, ये पेस्टिसाइड्स वगैरह में होती है। ठीक है, ये वो लोग जो फार्मर होते हैं उन लोगों के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट पहुंचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर केस आएगा तो फार्मर की हिस्ट्री जरूर देंगे। ठीक है, ये याद रखना है। और इसके एंटीडोट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक तो एट्रोपिन है, दूसरा प्रालिडोक्सिन। जो एट्रोपिन है ये फिजिकल होता है। ठीक है, फिजिकल एंटीडोट है और ऑर्गेनोफॉस्फेट पहुंचने के लिए। अगर केमिकल एंटीडोट पूछे तो आप लोगों ने फिर प्रालिडोक्सिन बताना है। ठीक है, ये दोनों एंटीडोट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम साइलेंट किलर कहते हैं। ठीक है, साइलेंट किलर, ये याद रखना है। इसमें होता क्या है, चेरी रेड स्किन होती है जब भी कोई कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। जब सर्दियों में मोस्टली हम हीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्चार्ज होती है। ठीक है, और इसमें पेशेंट को क्या हिपोक्सिया होता है। ठीक है, सांस में तकलीफ होती है। ठीक है, पेशेंट सोया हुआ होता है, सुबह नहीं उठता। ठीक है, साइलेंट किलर है ये। और इसमें क्या करना होता है, पेशेंट क्या देना होता है, 100% ऑक्सीजन देनी होती है। ठीक है, इसके अलावा नीचे देखें साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है, जब साइनाइड पॉइजनिंग होती है पेशेंट को, उसमें पेशेंट को एलमंड ब्रीथ होती है। ठीक है, एलमंड ब्रीथ जो बादाम होते हैं ना, ये उनकी स्मेल होती है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट कोलैप्स हुआ होता है, पेशेंट की इतनी बुरी हालत हुई होती है। इसमें एंटीडोट कौन से देना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एंटीडोट साइनाइड पॉइजनिंग पूछते हैं, अमाइल नाइट्रेट, सोडियम सोडियम थायोसल्फेट, ये सारे एंटीडोट हैं। ठीक है, अमाइल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट। इसके अलावा नीचे देखिए मेथनॉल, इथेलिन ग्लाइकोल। मेथनॉल हो या इथेलिन ग्लाइकोल हो, इसका एंटीडोट पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों ने फोमिपेजोल बताना है। ठीक है, फोमिपेजोल इज एंटीडोट फॉर मेथनॉल, इथेलिन ग्लाइकोल। ये सारी रट्टे वाली चीज़ें हैं, इनको ज़रूर आप लोगों ने देखना है। इसके अलावा देखिए आयरन। जब आयरन की टॉक्सिसिटी होती है तो क्या होता है, हीमोक्रोमेटोसिस होता है। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा पेशेंट में। ठीक है, तो इसका एंटीडोट देखें, हम चिलेशन देते हैं, आयरन चिलेशन। तो उसमें जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो है डीफ्रोक्सामाइन। डीफ्रोक्सामाइन, ठीक है। अगर कॉपर की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें हम कौन सी ड्रग देते थे, पेंसिलामाइन। ठीक है, वो कॉपर के लिए है, और डीफ्रोक्सामाइन किसके लिए, आयरन के लिए है। और इसमें पेशेंट को जब भी आयरन की टॉक्सिसिटी होती है, हिमोक्रोमेटोसिस में ब्रोंज डायबिटीज मिलता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। लेड देखिए, लेड पॉइजनिंग, एनीमिया विद बेसोफिलिक स्टिपलिंग इन आरबीसीज।
जब आरबीसीज देखेंगे बेसोफिलिक स्टिपलिंग होती है, ठीक है, ये इसका हाल मार्क है, ठीक है। पेशेंट में एनीमिया होता है, ठीक है, एचबी लो हुई होती है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलती है आरबीसीज पे, और इसका एंटीडोट याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ईडीटीए, ईडीटीए होता है एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, और डेमरकेप्रोल, ये दोनों देते हैं अडल्ट में, ठीक है। अगर चिल्ड्रन में लेड पॉइजनिंग हुई तो हम सक्सीमर देते हैं, ठीक है, सक्सीमर चिल्ड्रन में देते हैं, अडल्ट में हम एडीटी और डेमरकेप्रोल देते हैं। नीचे देखें आर्सेनिक, अगर आर्सेनिक की पॉइजनिंग हुई है तो आप पेशेंट को क्या मिलेगा, मीस लाइन्स ऑन नेल, नेल पे मीस लाइन्स मिलती हैं, ये आर्सेनिक पॉइजनिंग से होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, मीस लाइन किस में आती है, आर्सेनिक पॉइजनिंग में, ठीक है, इसको याद रखना आप लोगों ने अच्छे से। और इसके अलावा इसमें क्या मिलती है, गार्लिक ब्रीथ मिलती है, ठीक है, डायरिया होता है पेशेंट में, एंटीडोट डाइमरकेप्रोल, ठीक है। इसका लेड का, आर्सेनिक और लेड का जो एंटीडोट सेम ही है, डाइमरकेप्रोल, ठीक है। बेंजोडियाज़ेपाइन, देखिए बेंजोडियाज़ेपाइन का जो काज होता है वो डिप्रेशन करवाती है, ठीक है, और इसका एंटीडोट जो है फ्लूमाजेनिल, ठीक है, ये याद रखने एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बेंजोडियाज़ेपाइन जो ड्रग्स होती हैं वो ओसाजिपम, लोराजिपम, डियाजिपम, ठीक है, ब्रोमेजिपम, ये सारे बेंजोडियाज़ेपाइन ड्रग है, ठीक है, ये इनका एंटीडोट एग्जाम में आता है मोस्टली। और इसके अलावा बीटा ब्लॉकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट ग्लूकागोन या एट्रोपिन, ठीक है। जो बीटा ब्लॉकर होते हैं ये एस्थमेटिक पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। क्योंकि अगर बीटा ब्लॉकर हम दें डायबिटिक पेशेंट में, अगर हाइपोग्लाइसेमिया भी हो जाए तो ये फिर जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं वो अपेयर नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसके एंटीडोट याद रखना, ग्लूकागोन, एट्रोपिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखें, अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें क्या होगा, तो हमने उसमें जो ड्रग्स देनी होती है कैल्शियम ग्लूकोनेट देनी होती है, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसके अलावा हम हाइपोकैल्सीमिया में देते हैं और हाइपरकैलिमिया में देते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा नीचे देखें स्नेक वैनम, जो स्नेक वैनम है इसमें पेशेंट को क्या मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी बेड साइड पे, ब्लीडिंग होगी पेशेंट को, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एपीडीटी होते हैं वो ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। और एंटीडोट देखें इसका क्या है, एंटी वैनम, एंटी वैनम पूछते हैं ये कौन सा होता है, लाइव है, अटीन्यूटेड है, या पॉलीवैलेंट है, ठीक है, ये पॉलीवैलेंट होता है, ठीक है, जो एंटी वैनम है ये पॉलीवैलेंट है, ठीक है। ये एंटीडोट होता है किसका, स्नेक वैनम का, ठीक है। स्नेक जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, लापिड्स या कोबरा, ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में कभी कभार पूछते हैं कौन सा स्नेक कौन सी टॉक्सिसिटी कर रहा है, तो आप लोगों ने ये बताना है, ठीक है। जो लापिड्स या कोबरा हैं ये न्यूरोटॉक्सिक है, रेटल स्नेक जो है ये हेमोटॉक्सिक है, ठीक है, और इसके अलावा वाइपर जो है ये वेस्क्यूलर टॉक्सिक हैं, और सी स्नेक जो है मायोटॉक्सिक है, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादातर कोबरा के बारे में पूछते हैं या सी स्नेक के बारे में पूछते हैं, ये कौन सी टॉक्सिसिटी काज करवाते हैं, ठीक है। अल्कोहल देखें, अल्कोहल क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन करवाता है, ठीक है। जो इसका एंटीडोट है वो इथेलिन है, ठीक है, इथेलिन देते हैं, ठीक है, इथेलिन ग्लिकोल। अल्कोहल में मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते इथेलिन, एथिलीन जो होता है ये मेथनॉल और एथेनॉल दोनों के लिए एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखें ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें एसिडिक टेस्ट और टेटनी होता है पेशेंट को, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसमें टेटनी हो जाता है, कार्बोपेडल स्पैज्म मिलता है। एंटीडोट हम क्या देंगे, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो हमने क्या देना है, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। कार्बोलिक एसिड देखें, इसमें होता है कार्बल यूरिया, ओलाइव ग्रीन यूरिन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ओलाइव ग्रीन यूरिन जो होता है वो किस टॉक्सिसिटी में आता है, ये कार्बोलिक एसिड की, ठीक है। और इसमें गैस्ट्रिक लिवेज विद पॉलीथिलीन ग्लिकोल के साथ करते हैं, ठीक है। इसमें हमने गैस्ट्रिक लिवाज करना था, लेकिन हम किस चीज़ के साथ करते हैं, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, ये याद रखना है। और इसके अलावा नीचे देखें गैस्ट्रिक लवाज शुड बी डन विद नॉर्मल सिरिंज, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पिछले एनआर में भी एमसीक्यूज आई हुई थी, पूछते हैं कि गैस्ट्रिक इलाज हम नॉर्मल किसी भी टॉक्सिसिटी में करते हैं वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल सिरिंज, ठीक है। मोस्टली हम 9 लीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 9 लीटर से हमने गैस्ट्रिक को वॉश करना होता है, ठीक है, और नॉर्मल सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एनजी पॉज करते हैं, एनजी के बाद फिर हमने पेशेंट का जो स्टोमिक है उसको हमने वॉश करना होता है 9 लीटर से, ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग, ये पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग होती है, इसका एक्ट कहाँ पे होता है, ये स्पाइनल कार्ड पे होती है, और ये टेस्ट लेस होती है और इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ना ही स्मेल आती है ना ही इसका कोई टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मसल स्पैज्म होता है और कन्वल्जन आते हैं, पेशेंट को फिट्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब भी पेशेंट को ये देते हैं मसल स्पैज्म हो जाता है, पेशेंट फिट्स में आ जाता है, ठीक है।
और इसमें एंटीडोट क्लोराल हाइड्रेट, ये एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार पूछते हैं। स्ट्रिक्निन जो पॉइजनिंग है वो कहाँ एक्ट करती है, स्पाइनल कार्ड पे, और इसका एंटीडोट क्लोराल हाइड्रेट। इसके नीचे देखिए कैरोसिनल, ये पिछले एनआर में एमसीक्यूज आई हुई थी, ठीक है। कैरोसिन एल पॉइजनिंग, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है और कफिंग होती है, क्योंकि ये पेशेंट क्या कर लेता है, स्प्रेड कर लेता है। सबसे बड़ा खतरा जो कैरोसिन एल पॉइजनिंग का है वो एस्पिरेशनल अमोनिया। पिछले एनआर में एमसीक्यूज आई होती है, कैरोसिन एल किसी पेशेंट में मिस्टेकनली इंटेक कर ले तो सबसे पहले क्या कॉम्प्लिकेशन है, वो एस्पिरेशनल नमोनिया, ठीक है, ब्रोंकोनिमोनिया या एस्पिरेशनल निमोनिया, ठीक है। लेट सिम्टम्स में क्या होगा, इंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। पहला कॉम्प्लिकेशन एस्पिरेशनल निमोनिया और बाद में इंसेफेलाइटिस हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें कैरोसिन ऑयल में ना ही हम गैस्ट्रिक इलाज करते हैं, ना ही हमने चारकोल देना होता है, ठीक है। चारकोल यूनिवर्सल एंटीडोट है, ठीक है, वो भी नहीं देते हम। इसमें पेशेंट को हमने सिम्टोमेटिक रखना होता है, ठीक है, और एयरवे मेंटेन करते हैं। नो स्पेसिफिक एंटीडोट, मेंटेन ओनली एयरवे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। पेशेंट एस्पिरेशनल निमोनिया में जाता है कैरोसिन ऑयल का, ठीक है। ये एमसीक्यू पिछले एनर में आई हुई थी। अब देखिए चारकोल क्या होता है। चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल वर्क्स थ्रू एडसॉर्प्शन, इट इज यूनिवर्सल एंटीडोट, ठीक है, ये यूनिवर्सल एंटीडोट है, हम हर पॉइजनिंग में दे सकते हैं। कुछ पॉइजनिंग में नहीं देते, जैसे कि कैरोसिन है, ठीक है, या एसिड मिस्टेकनली इंटेक हुआ है तो इनमें नहीं देते, बाकी सब में देते हैं। और इसका रिस्क किस चीज़ का होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है चारकोल। और इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन इन कैरोसिन ऑयल, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, कैरोसिन ऑयल में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। राइगर मोर्टिस देखें, ये अब जो आपकी डेड बॉडी होती है ये स्टिफ हो जाती है, ठीक है, जब एटीपी की डिप्लीशन होती है, ठीक है, इसको कहते हैं राइगर मोर्टिस। पोस्टमार्टम स्टिफनिंग ऑफ मसल्स ड्यू टू एटीपी डिप्लीशन एंड एक्टिन म्योसिन कम्प्लेक्स फिक्सेशन, एक्टिन म्योसिन जो होती है मसल को कंट्रैक्ट रिलैक्स करवा रही होती है, उनकी क्या हो जाती है, फिक्सेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो एटीपी होती है वो डिप्लीट हो जाती है और मसल क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाते हैं, इसको कहते हैं राइगर मोर्टिस, ठीक है। इसकी बस आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं कि राइगर मोर्टिस किस वजह से, डिप्लीशन ऑफ एटीपी से, ठीक है, ये इतनी ही एमसीक्यू मोस्टली बनती है। और लीवर मोर्टिस में देखिए पुलिंग ऑफ ब्लड इन द टूलेस ब्लड वेसल्स आफ्टर बर्थ, ये भी क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। पूछते हैं कि डेथ के बाद वेसल्स में पुलिंग ऑफ ब्लड क्यों हो जाती है, वो होती है लीवर मोर्टिस। इसके अलावा अल्गर मोर्टिस पूछते हैं क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ डेड बॉडी, ठीक है, ये भी कभी कभार एमसीक्यूज बनती है, ठीक है, इसको याद रखना है। फ्लोराइड देखें, इसका क्या फंक्शन होता है, प्रिवेंट्स डेंटल कैरीज बाय स्ट्रेंथनिंग इनेमल। जो फ्लोराइड होते हैं आप लोगों के टीथ की स्ट्रेंथनिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ये टीथ को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ देती है। अगर ये एक्सेसिव इंटेक कर लेते हैं फ्लोराइड, ये भी टॉक्सिक हो जाती है, फिर मोटलिंग ऑफ टीथ, ये टीथ पे फिर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जब एक्सेसिव लेते हैं। और ड्यूरिंग इनेमल फॉर्मेशन, ठीक है, जब टीथ बन रहे होते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, मोटलिंग हो जाती है और एक्सेसिव डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है फ्लोराइड की, ठीक है, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। मोटलिंग ऑफ टीथ किस में आती है, एक्सेसिव फ्लोराइड इंटेक से, ये भी याद रखना है। नीचे देखें प्यूट्रिफैक्शन में क्या होता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडी टिश्यूज ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी। हमने जो डेड बॉडी होती है उसके जो टिश्यूज होते हैं उनको हमने डिकम्पोज करना होता है बैक्टीरियल एक्टिविटी से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और ये कब स्टार्ट करते हैं, 24 to 48 आवर्स, ठीक है। पोस्टमार्टम के बाद 1 से 2 दिन के अंदर ही हमने स्टार्ट करना होता है, ठीक है। ये इसकी ड्यूरेशन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये एग्जाम में आती है, ठीक है। पूछते हैं प्यूरिफिकेशन हम कब करते हैं, 24 to 48 आवर्स तक, और उसमें करते क्या हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। सोडियम फ्लोराइड देखें, ये प्रिजर्वेटिव कॉमनली यूज्ड इन प्रिजर्विंग सैंपल टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन और प्रिजर्व डीएनए। हमने डिकम्पोजिशन को प्रिजर्व करना है या डीएनए को, तो उसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, सोडियम फ्लोराइड, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये याद रखना है। चोकिंग देखिए, चोकिंग वो होती है जब कोई फॉरेन बॉडी आप लोगों के एयर में चली जाए और उस वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसको हम चोकिंग कहेंगे, ठीक है। ये फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्टिंग इन द अपर वे एयरवे, ठीक है, कॉजिंग एस्फिक्सिया, ठीक है, एस्फिक्सिया काज हो जाता है, लीड टू डेथ इफ नॉट रिलीव, ठीक है। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, फॉरेन बॉडी जो एयरवे में आ गई है अगर उसको नहीं निकलने पेशेंट की डेथ हो सकती है, उसको हमने रिमूव करना होता है। कैसे रिमूव करें, इंडोस्कोपिक रिमूव वाला फॉरेन बॉडी, ठीक है, ये हमने इमरजेंसी में करना होता है, ठीक है। इंडोस्कोपी की मदद से हमने फॉरेन बॉडी को रिमूव करना होता है। ए फॉरेन बॉडी इज इन द एसोफेगस, अगर फॉरेन बॉडी मिस्टेकनली एसोफेगस में चलेगी तो उसको हमने कैसे रिमूव करना है, इसमें हम करते हैं
हेमलिक मैन्योवर, ठीक है, इसको हेमलिक भी कहते हैं, हेमलिच भी कहते हैं, ठीक है, हेमलिक मैन्योवर रख लें इसको नेम, तो जो आप लोगों को सूटेबल लगे, ठीक है। इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें पेशेंट के बैक साइड पे खड़े होकर पेशेंट के जो ज़ेफर्ड प्रोसेस वहाँ पे थंब को अंदर निसाट के आ रही है, पेशेंट को झटका देते हैं, ठीक है। जो फॉरेन बॉडी होती है वो बैनी कहलाती है, ठीक है। अगर बच्चा हो तो बच्चे को हमने प्रोन पोजीशन पे लिटा के उस पे जो बैक ऑक्सीपिटल लोब है वहाँ पे हमने थपकी देनी होती है, 2 से 3 देते हैं तो झटका देते हैं तो वो निकल जाती है फॉरेन बॉडी, ठीक है। इस जो प्रोसीजर है ये आप लोगों ने जस्ट इसका नेम याद रखना है, ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो फोरेंसिक मैंने पढ़ाई है इसमें से आप लोगों के 3 या 4 एमसीक्यूज मस्ट आएंगे, ठीक है, उसको अच्छे से करना है। कम्युनिटी मेडिसिन देखें, यहाँ से 5 एमसीक्यूज बनेगी, मैं आप लोगों को टॉपिक बताता हूँ, वहाँ से एमसीक्यूज मस्ट आएगी, ठीक है। 3-4 एमसीक्यूज यहाँ से ज़रूर आएंगी, ठीक है, अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रिवेंशन पे एक एमसीक्यू ज़रूर आएगी, ठीक है, ये लिख लें। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है या टर्शियरी प्रिवेंशन होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, प्रिवेंट्स द ऑनसेट ऑफ डिजीज, हमने डिजीज से पहले किसी चीज़ को अगर प्रिवेंट करना है, उसका बचाव करना है, तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन होगी। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदाइश पे हम बीसीजी वैक्सीन दे देते हैं टीबी की, ठीक है, ये हम प्रिवेंट कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस से, पहले ही बच्चों को हमने टीबी की वैक्सीन दे देती है, दे दी है, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है। अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन है वो देखें, डिटेक्ट्स एंड ट्रीट्स अर्ली डिजीज, जो भी कोई डिजीज हुई है हमने उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया, उसको ट्रीट किया, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैंसर स्क्रीनिंग होती है जिसमें एमआर या पेप्समेयर, सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पेप्समेयर करते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने डिजीज को पहले से डिटेक्ट करना है, ठीक है, उसको होने नहीं देना, वो वैक्सीनेशन वगैरह, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये होता है जब डिजीज को हमने डिटेक्ट किया, उसको ट्रीट किया, डिटेक्ट और ट्रीट किया, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन है, ठीक है। और जो टर्शरी प्रिवेंशन है, टर्शरी प्रिवेंशन में देखें, इसमें यह होता है हमने कॉम्प्लिकेशंस को एक तो रिड्यूस करना हो, तो दूसरा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एस्टैब्लिश डिजीज़, जो डिजीज़ हो रही है उसको हमने रिड्यूस करवाना हो, तो कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करवाना हो, तो ये होगी टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। मोस्टली प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में एमसीक्यूज आती है, ठीक है। पिछले एंडर में एमसीक्यू जो आई हुई थी वो सेकेंडरी प्रिवेंशन पे थी, तो आप लोग इसको अच्छे से करना है। इसमें टर्शरी प्रिवेंशन में क्या आएगा, प्रोफिलैक्सिस आएंगे आप लोगों के, और रिहेबिलिटेशन आएंगे, पेशेंट को रियोश्योर करेंगे, और पेशेंट को हमने प्रोफिलैक्सिस देने होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट को माइग्रेन हो जाता है, तो माइग्रेन के लिए हमने पहले उसको ट्रीट करना हो, तो उसके बाद हम बाद में उसको प्रोफिलैक्सिस दे देते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट का जो सिलसिला चालू होता है टर्शरी प्रिवेंशन में आता है, ठीक है। प्रोफिलैक्सिस में जो प्राइमरी था उसमें वैक्सीनेशन, सेकेंडरी में टेस्ट, और जो हमारे सीटी स्कैन वगैरह या डिजीज़ की ट्रीटमेंट की थर्ड में जो आए, जो टर्शरी है उसमें हमने क्या चलाने होते हैं, प्रोफिलैक्सिस चलाने होते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे भी एमसीक्यूज आते हैं, पिछले एंडर में आई हुई थी, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें क्या होता है, प्रीवेंट रिलीज ऑफ एफएसएच, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये इनको रिलीज नहीं होने देता, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके अलावा प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ये प्रेगनेंसी को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रिवेंट करता है, ठीक है। यूज इन यंग फीमेल विदाउट एनी डिजीज, ये उन फीमेल में हम प्रेस्क्राइब करते हैं, यंग फीमेल में जिनमें कोई डिजीज बीमारी नहीं होती, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अगर कोई केस दिया और फीमेल को देखना कोई डिजीज वगैरह, तो तब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, और ये प्रोटेक्टिव होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ये हॉस्पिटल किस में प्रोटेक्टिव है, ओवेरियन कैंसर में, ठीक है, ये ओवेरियन कैंसर में प्रोटेक्टिव है, ये याद रखना है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हैं, थ्रोम्बोम्बोलिज्म हो नहीं देंगे, डायबिटीज मिलेटस विद कॉम्प्लिकेशन हो, ठीक है, इसमें नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी वगैरह नहीं देंगे। इसके लिए माइग्रेन विद यूरा होते हैं उस पीस नहीं देते, ठीक है, माइग्रेन में। इसके लिए स्मोकर और फीमेल तो उसके अंदर भी नहीं देंगे। पारोल प्रोजेस्टेरोन, पीओपी होता है पारो ओरल प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसमें देखिए प्रोटेक्टिव इन ब्रेस्ट कैंसर एंड इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ये याद रखना है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, तो वो पीओपी जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है, इन दो के अंदर। वहाँ पे क्या था, ओवेरियन कैंसर में ऑस्पीज था, यहाँ पे पीओपी है, पारोल प्रोजेस्टेरोन। तो सबसे पहले देखिए इंडिकेशन इसके, ब्रेस्ट फीडिंग, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और स्मोकर, ये फीमेल के अंदर जिनके अंदर कोई ना कोई डिजीज़ है, ये उनमें हम यूज़ कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में, ब्रेस्ट फीडिंग में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में, या फीमेल स्मोकर है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, एक्टिव लिवर डिजीज़, ये पूछते हैं एग्जाम में।
पीओपी जो है किस में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक्टिव लिवर डिजीज में, ठीक है। इसके अलावा डीवीटी में भी, माइग्रेन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उसको हमने क्या, उसमें भी वो माइग्रेन में कॉन्ट्राइंडिकेशन उस पीस। नीचे देखिए आईयूसीडी। आईयूसीडी के बारे में पूछते हैं, ये इसकी दो टाइप है, मरीना या कापाटी। ये दोनों टाइप्स आप लोगों ने याद रखनी है। इसको हमें क्या करना होता है, यूज फॉर प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 5 to 10 ईयर, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ड्यूरेशन इसकी 5 to 10 ईयर। यूज इन इमरजेंसी, अगर हमने कोई आईयूसीडी इमरजेंसी में यूज करनी है तो हम कापा टी देते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है। वैसे इमरजेंसी में जो पिल्स देते हैं वो लिवोनार्जेस्ट्रल इथानाइल एस्ट्राडियोल देते हैं, ठीक है। एक उसकी टेबलेट, की उसकी टेबलेट, ठीक है। 72 आवर्स से पहले पहले, अगर 72 आवर्स से ज़्यादा अरसा गुजर गया तो अब हमने कापा टी डालनी होती है। बेस्ट एज देखें 30 to 35 ईयर, बेस्ट एज 30 to 35 ईयर है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन देखें, रिस्क फॉर रप्चर एंड परफोरेशन ऑफ यूट्रस, ठीक है। यूट्रस रप्चर हो सकती है और परफोरेट हो सकती है। इसमें फॉरेन बॉडी के रिएक्शन भी हो सकते हैं। इसमें देखें प्रेवलेंस, प्रेवलेंस पे एमसीक्यूज आती है, ठीक है। प्रेवलेंस का पूछते हैं कि क्या होता है, इंक्लूड ऑल केसेस, ओल्ड एंड न्यू केसेस इन पॉपुलेशन एट पॉइंट इन टाइम। किसी एक वक्त में एक डिजीज चल रही है, उसके बाद न्यू केसेस आ गए, तो उन दोनों को मिला के जो बनते हैं वो होती है प्रेवलेंस, ठीक है। मलेरिया देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये पिछले एक एनआर में आई हुई थी एमसीक्यूज मलेरिया पे। कहते हैं मलेरिया में कौन सा मस्क्यूटो होता है, फीमेल, वो होता है एनोफिल्स मस्क्यूटो, ठीक है। डेंगू का पूछते हैं इसी तरह, इसमें ईड्स मस्क्यूटो होता है। डेंगू में ईड्स मस्क्यूटो, मलेरिया में एनोफिल्स मस्क्यूटो। इसके अलावा नीचे देखें, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल स्ट्रेटजी, ये क्या होती है, इंक्लूड्स डार्ट्स। डार्ट्स को कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट एंड शॉर्ट कोर्स। ये होता है हमने डायरेक्टली, जो टीबी है उसको हमने डायरेक्टली ट्रीट करना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको हमने ट्रीट करना होता है। टीबी की 4 ड्रग्स आप लोगों ने देखा है, तो 4 ड्रग्स जो होती हैं हमने इनको 6 महीने तक इस्तेमाल करवानी होती है। पहली जो चारों ड्रग्स हैं ये 2 महीने चलते हैं, अगले जो 4 महीने होते हैं उसमें रिफेम्पसिन एसोनियासिस चलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं कौन से ऐसे ड्रग्स जो रेसिस्टेंट करवा सकते हैं, एसोनियासिस, रिफेम्पसिन, ठीक है। इन चारों ड्रग्स के आप लोगों ने साइड इफेक्ट जरूर करने हैं, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये जरूर आते हैं इनके साइड इफेक्ट पे। नीचे देखें HIV प्रिवेंशन। HIV प्रिवेंशन देने तो हमने इंक्लूड कॉन्डम यूज, नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम्स ये होते हैं कि हमने जिस HIV पेशेंट को एक नीडल लगाई एक बार, तो किसी और में नहीं लगानी, ठीक है, वो ज़ाय कर देनी है। इसके अलावा देखिए इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मीजल्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जो मीजल्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 10 से 14 दिन होता है, ठीक है, 10 to 14 डेज। और मीजल्स होता क्या है, ये पैरामाइक्सोवायरस से होता है, और इसमें क्या होता है, कोलेरा कफ कंजक्टिविटिस होता है, कोप्लेक्स स्पॉट्स आते हैं। इसके अलावा रेबीज देखिए, प्रोफिलैक्सिस इंक्लूड्स एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन। जब भी किसी पेशेंट को रेबीज के लिए कोई प्रोफिलैक्सिस चलाना है तो हमने क्या देनी है, एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों देनी है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रेबीज की वैक्सीन के बारे में पूछते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव दोनों इम्यूनाइजेशन देनी होती है। और इसके अलावा नीचे देखें टाइफाइड फीवर, पूछते हैं टाइफाइड फीवर जो कैरियर स्टेट होती है, जो डॉर्मेंट होता है बाद में एक्टिव हो जाता है, वो कहाँ पे डॉर्मेंट करता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। इनिशियली जो टाइफाइड होता है वो आप लोगों के पेयर पैचेज में, टर्मिनल में डॉर्मेंट होता है, वहाँ से परफोरेशन करता है टर्मिनल इलियम से ही टाइफाइड। अगर ये कैरियर स्टेट और डॉर्मेंट होता है बाद में, तो वो गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। अगर बार बार टाइफाइड हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा पेशेंट, तो हमने कोलेसिस्टेक्टमी करनी होती है, ठीक है, गॉल ब्लैडर को रिमूव करना होता है। सिफिलिस देखें, सिफिलिस की 4 स्टेजेस हैं। जो प्राइमरी सिफिलिस उसमें कैंकर होता है, सेकेंड जो सिफिलिस उसमें कुंडलोमेटालाटा और लिम्फेडेनोपैथी होती है। टर्शरी में फिर क्या आ जाता है, आप लोगों को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, कार्डियक सिम्टम आना शुरू हो जाता है, टैबटोसालिस आता है, ठीक है, और कार्डाइटिस आना शुरू हो जाता है। इसमें पूछते हैं एग्जाम में कि डायग्नोज कैसे करते हैं, VDRL से, ठीक है। VDR विनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट होता है, और RPR जो होता है ये रैपिड प्लाज्मा रीजन होता है, ठीक है। ये दोनों टेस्ट हम सिफिलिस में करते हैं, ये एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और मोस्ट स्पेसिफिक जो इसका टेस्ट है वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, सीरोलॉजी करते हैं उसमें एंटी ट्रैपोनिमल एंटीबॉडी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो देखिए MMR, इसमें क्या करते हैं, इसका फार्मूला याद रखना है आप लोगों ने। इसमें हम मैटरनल डेथ्स और उसको हम डिवाइड करते हैं किस पे,
1 लाख लाइव बर्थ पे, ठीक है। जितनी मैटरनल डेथ हुई उसको हमने लाइव बर्थ पे डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। इसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें क्या होता है, डेथ लेस देन 1 ईयर, एक ईयर के अंदर जितनी डेथ हुई उसको हम डिवाइड करते हैं 1000 पे, ठीक है। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इनके जस्ट आप लोगों ने फार्मूला याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम में फार्मूला ही देते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पूछते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग है हमें कितना अर्सा देनी होती है, 6 मंथ्स, ठीक है। ये याद रखना, 6 मंथ तक हमने ब्रेस्ट फीडिंग देनी होती है। ORS, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बच्चा है, बच्चे को डायरिया है, फास्ट लेने उसकी जो मैनेजमेंट है क्या है, वो ORS है, ठीक है। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके अलावा सर्वाइकल कार्सिनोमा का स्क्रीनिंग टेस्ट पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। वो होता है पेप्समेयर, पिछले एनआरएम में MCQs आई हुई थी, ठीक है। इसके ऊपर पेप्समेयर। एपिडेमिक और पेंडेमिक, इनकी डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। एपिडेमिक और पेंडेमिक, द स्टडी ऑफ हाउ डिजीज स्प्रेड, देयर काजेज, हाउ टू कंट्रोल देम इन पॉपुलेशंस, ठीक है। एक छोटी सी कम्युनिटी है, उसके अंदर एक डिजीज स्प्रेड हुई है, उसका हम काज ढूंढेंगे, उसको हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। ये होती है एपिडेमिक। एक ही कम्युनिटी के अंदर कोई डिजीज फैली है तो वो होती है एपिडेमिक, ठीक है। ये याद रखना है, हार्ट डिजीज इन कम्युनिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिटी, वहाँ पे हार्ट डिजीज है तो उसको हमने उसका काज ढूंढना है, उसको हमने ट्रीट करना, उसका कंट्रोल में रखना है। ये होती है एपिडेमिक। जो पेंडेमिक होते हैं ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पे, जैसे कि COVID-19 गुजरा है, ठीक है। ये पेंडेमिक था, ठीक है। ए लार्ज स्केल आउटब्रेक ऑफ डिजीज दैट स्प्रेड्स ग्लोबली, ठीक है, और इफेक्टिंग मैनी पीपल, ठीक है। बहुत से लोगों को इफेक्ट करता है। और इसमें आता क्या है, COVID-19 कोरोना वायरस जो अभी गुजरा है, ये पेंडेमिक जो वबा थी, इसको हमने पेंडेमिक में लाना, ठीक है। ये जब भी कोई बड़ी वबा फैलती है बड़े लार्ज एरिया पे, सब कंट्री इन्वॉल्व हो रही है, तो वो होती है पेंडेमिक, ठीक है। अगर एक छोटी सी कम्युनिटी किसी पाकिस्तान में देख लें, मोस्टली देहाती इलाकों में किसी भी एक कम्युनिटी में कोई डिजीज स्प्रेड हुई है तो वो क्या होती है, एपिडेमिक होती है। BMI फार्मूला, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। BMI पे MCQs आती है, जितनी पॉइंट मैंने बताया यहाँ से MCQs लाजमी 3-4 आएंगी। तो BMI का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। BMI वेट डिवाइड को हम डिवाइड करते हैं हाइट पे, हाइट का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। हाइट मीटर में लेते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। जो वेट हो उसको हमने डिवाइड करना होता है इस पे। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, अपने ही वेट निकाल लें, ठीक है। वेट हम फिट में लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा फिट जो मेरी हाइट है वो 5.9 इंच है, तो इसके हिसाब से हमने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, बाद में हमने वेट के साथ तो उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। कैटेगरीज देखें, WHO क्लासिफिकेशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। पिछली जो MCQs आई थी NRA में वो था ओवरवेट, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई थी, कहते हैं कि ये नॉर्मल है, ओवरवेट है या वेस्ट है, ठीक है। ये 25 BMI दी हुई थी, तो आप लोगों ने ये अच्छे से करनी है, ठीक है। एंड जो अंडर वेट BMI होते हैं वो लेस देन 18.5 है, और इसके अलावा नॉर्मल वेट है, जो नॉर्मल वेट है BMI में 18.5 से लेकर 24.9 तक है, ठीक है। ये नॉर्मल है। जो ओवर वेट है 25 से लेकर 29.9, ठीक है। ये क्या है, ओवर वेट है। पिछली जो MCQs थी NR में वो यही 25 BMI था, पूछा था क्या है ये ओवर वेट है, ठीक है। और वेस्ट में BMI देखें, मोर देन 30 होती है, ठीक है। मोर देन 30 हो तो वो वेस्ट में है, ठीक है। ये जो कैटेगरीज हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है। नीचे देखिए मीन देखें, जो मीन है उसमें हमने एक वैल्यू देखनी होती है। वैल्यू यहाँ पे देखें 4, 7, 10, 12, 15 आई हुई है, ठीक है। इसमें हमने सब वैल्यू को कलेक्ट करना होता है और जितनी वैल्यू उनकी तादाद को गिन कर उनके ऊपर डिवाइड करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ 48 हुआ टोटल, और ये कितनी है टोटल 5 है, ठीक है। 5 पे डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, मीन, ठीक है। और इसके अलावा मीडियन देखें, हमने कोई भी वैल्यू दी हुई है उसको हमने असेंडिंग आर्डर में एक तो तरतीब देनी है। क्वेश्चन एग्जाम में तरतीब नहीं हुई होती, ठीक है, हमने खुद देनी होती है। फॉर एग्जांपल ये रैंडम आई हुई थी लेकिन हमने इसको तरतीब दी है, पहले छोटा उससे बड़ा इस तरह रखे है, ठीक है। ये असेंडिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए होता क्या है,
जो मीडियन होता है मिड वाला होता है। एक उधर से कट करेंगे, 9 को कट कर दिया, इधर से 3 को, इधर से 8 को कट कर दिया, इधर से 5 को, मिड में कितनी 7 बच गया, तो ये 7 जो है ये क्या है, ये मीडियन है। ठीक है, मोड देखें, मोड में एग्जांपल देखें। मोड वो होता है जो रिपीटेड आ रहा होता है। ठीक है, अगर कोई रिपीटेड आ रही है चीज़, वो होती है मोड। ठीक है, 2 3 3, ठीक है, 4 5 5 6। यहाँ पे देखिए ज़्यादा बार क्या चीज़ है, ये 5 आया है। ठीक है, ये मोड है। द नंबर 5 अपेयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोड इज 5। ठीक है, तो वो मोड हुआ उसका। और इसके अलावा जो मीडियन था ना, ये तो 8 नंबर का था, सम टाइम इवन नंबर का भी आ जाता है। मिड में दो वैल्यू बच जाती है, तो हमने दोनों वैल्यू को कलेक्ट करके 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जो नीचे आएगा जवाब, वो क्या होगा, मीडियन होगा। इसमें देखिए वैक्सीन, वैक्सीन के ऊपर एमसीक्यू लाजमी आती है। ठीक है, पिछले एयर में एमसीक्यूज आई हुई थी रोटा वायरस के ऊपर। ठीक है, पूछा हुआ था रोटा जो वायरस है हम कब कब देते हैं। सबसे पहले देखें जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, हम इसको देते हैं बर्थ पे। ठीक है, ये याद रखना है। इसके ऊपर बर्थ पे एक दो और वैक्सीन देते हैं, वो नीचे पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम 6 मंथ्स पे देते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये दोनों आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी, नीचे टेबल को आप लोगों ने याद रखना है। पैदाइश के वक्त हमने क्या देनी होती है, बीसीजी और ओरल पोलियो वैक्सीन 0, ये ड्रॉप होता है। ठीक है, ओरल देना होता है हमने पोलियो, एक तो बीसीजी बीटा कैलमल ग्वारिन, ये टीबी की। ठीक है, जब हम टीबी की वैक्सीन लगाते हैं तो रेड डेल्टोइड पे लगाते हैं, और वहाँ पे स्कार बना होता है। जिसको भी बीसीजी वैक्सीन लगी, आप रेड डेल्टोइड चेक करेंगे तो वहाँ पे उसका स्कार बना होता है। ठीक है, किसी का अगर हमने इम्यूनिटी चेक करनी होती है कि पहले उसको वैक्सीन है नहीं, वही हमने स्कार देखना होता है। इसके अलावा 6 हफ्ते के बाद ओरल पोलियो 1, और इसके अलावा हमने पेंटा देना होता है। पेंटा 1 के अंदर डीपीटी होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये देना होता है, पेंटा में आता है। इसके अलावा न्यूमो 1, ठीक है, न्यूमोकोकल वैक्सीन 1 भी देनी होती है हमने 6 हफ्ते के बाद। और इसके अलावा 10 हफ्ते के बाद हमने क्या देना होता है, 10 हफ्ते के बाद हमने ओरल पोलियो जो वैक्सीन है 2, पेंटा 2 और न्यूमोकोकल 2 देना होता है। ठीक है, ये 10 हफ्ते के बाद देते हैं। और 14 हफ्ते के बाद ओपीवी 3, पेंटा 3, न्यूमोकोकल 3। ठीक है, ये 3 पे आ गया, पहले 2 था अब 3। इसके अलावा 6 मंथ पे हमने इन्फ्लुएंजा दिया था, और 9 मंथ के बाद हमें क्या देंगे, 9 मंथ पे हमने दे रहा होता है मीजल्स 1। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मीजल्स की पहली डोज कब देते हैं, 9 मंथ्स पर। ठीक है, और 15वें महीने पे क्या देते हैं, ठीक है, मीजल की सेकेंड डोज। ठीक है, ये याद रखना, मीजल की सेकेंड डोज 15वें महीने पे देते हैं। ठीक है, ये सारी वैक्सीन आप लोगों ने देखे जानी है। और जो रोटा है ना, रोटा वैक्सीन हम देते हैं पहली डोज 6ठे हफ्ते पे, और जो दूसरी डोज होती है वो 10वें हफ्ते पे। ठीक है, ये याद रखना है, पहली डोज 6ठे हफ्ते पे और दूसरी डोज 10वें हफ्ते पे। ठीक है, ये याद रखना है।